कानपुर में भड़की हिंसा की चिंगारी उत्तर प्रदेश के अब दूसरे जिलों में पहुंचने लगी है। एहतियातन बरेली में प्रशासन ने 3 जुलाई तक कर्फ्यू लगा दिया, क्योंकि बरेली में 10 जून को मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिसको लेकर प्रशासन ने जिले भर में धारा 144 लागू कर दिया। धारा 144 लागू होने के बाद कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान धरना प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी। लिहाजा कानपुर में हुई हिंसक घटना को लेकर प्रशासन सतर्क है। ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि कानपुर में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कथित तौर पर बाजार बंद कराने को लेकर 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इस दौरान जमकर पत्थर चलाए गए। मौके पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। लिहाजा कानपुर में यतीम खाना और परेड चौराहे के बीच स्थित इलाकों में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। झड़प में 2 लोग और 1 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हिंसा तब शुरू हुई जब कुछ लोगों ने दूसरे समूह के विरोध करने के बावजूद दुकानों को बंद कराने की कोशिश की। हालांकि पूरे मामले पर पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है। पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। अब तक पुलिस ने हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी को भी गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले में अब तक 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि सीएम योगी ने कानपुर हिंसा को लेकर पहले ही साफ कर दिया है कि आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही दोषियों की संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलेगा। पुलिस हिंसा को लेकर पीएफआई कनेक्शन की भी जांच कर रही है। पुलिस पीएससी के साथ आरएएफ के जवानों को भी मौके पर तैनात किया गया है। लगातार इलाके में गश्त जारी है। पुलिस कमिश्नर, डीएम, डीसीपी समेत अन्य पुलिस के अधिकारी रूट मार्च कर तनाव को कम करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बवाल का असर इलाके में पड़ा है। शनिवार को अधिकतर बाजार बंद रहा। जो दुकानें खुली वहां पर ग्राहक नजर नहीं आए। गलियों में भी सन्नाटा पसरा रहा। इसी के मद्देनजर एहतियातन बरेली में भी कर्फ्यू लगाया गया है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर विरोध प्रदर्शन और कश्मीरी पंडितों का पलायन जारी है। कश्मीरी पंडितों की मांग है कि सरकार उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे। वहीं इन घटनाओं को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर है। अब पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने कश्मीर घाटी में हालिया हत्याओं को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कश्मीर में हुई घटनाओं के लिए सरकार की नीति को विफल बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने यह भी आरोप लगाया कि लोग अपनी जान बचाने के लिए कश्मीर घाटी से भाग रहे हैं। देखिए, अमित शाह जी और मोदी की जो सरकार और साथ में जो गोदी मीडिया, ये तरह तरह की सारे हिंदुस्तान में अफवाह फैलाने में मशहूर है। अफवाह फैलाना इन लोगों को ज़्यादा आते हैं, इसमें आदी भी है। लेकिन कश्मीर की जो ज़मीनी हकीकत, ये हकीकत बिखरल स्थिति पे है। ये हकीकत नाजुक स्थिति पे है और ये सरकार माने या ना माने, हर दिन कश्मीर से पलायन हो रहे हैं और पलायन जारी भी है। इसमें ये प्रतीत होते हैं कि बड़े बड़े बात तो किए जाते, सदन के अंदर सदन की बाहर, गोदी मीडिया की चलते एक माहौल पैदा किया जाते कि कश्मीर आज़ाद हो गए, क्योंकि 370 धारा और 35A 35A धारा को खारिज किया गया। इसका मतलब कश्मीर आज़ाद हो गए। कश्मीर में पहले जो पंडितों ने विस्थापित हुई थी, सारे इल्ज़ाम कांग्रेस पे थोपा गया था। लेकिन आज हम पूछना चाहते हैं कि आज किसकी गलती से, किसकी नाकामियों से आज कश्मीरी पंडितों को धड़ल्ले से पलायन हो रहे हैं। हालात ऐसा हो गए कि आपको बैरिकेड लगा के पंडितों को रुकने का अभी नौबत आ गए। क्यों ऐसा हुआ, ये सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार इन लोगों को सुरक्षा देने में नाकामयाब रहे। वहीं इस मामले में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का कहना है कि जानबूझकर जम्मू कश्मीर का वातावरण खराब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ आतंकवादी पाकिस्तान के इशारे पर ये डर पैदा कर रहे हैं और हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कश्मीरी पंडितों और वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और सुरक्षा बलों की है। मुझे लगता है कि कश्मीरी पंडितों का या जो कश्मीर में रहने वाले हिंदू है, उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, हमारे आर्मी की है, बीएसएफ की है, सीआरपीएफ की है, पुलिस की है
और लगातार सरकार की तरफ से कोशिश चल रही है, लेकिन जानबूझकर वहाँ का वातावरण खराब करने के लिए पाकिस्तान के इशारे पर कुछ आतंकवादी इसी तरह का डर पैदा कर रहे हैं, कुछ हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं। तो इनको सबक सिखाने का काम जरूर हमारा डिफेंस करेगा, आर्मी का करेगी, और आतंकवादियों को ठिकाने पर लाने का जो काम है, ये काम करने के लिए हमारे लोग तैयार है, सरकार तैयार है, और हमले ना हो इसके लिए हमारी कोशिश जारी है। गौरतलब है कि कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग की घटना के बाद घाटी से कई परिवारों ने पलायन कर लिया है। पलायन से पहले कश्मीरी पंडितों ने कहा था कि हालात इतने बुरे हो गए हैं कि अब पलायन के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा है। आपको बता दें, गुरुवार को आतंकियों ने एक हिंदू बैंक मैनेजर को गोलियों से भून डाला था। इससे पहले भी टारगेट किलिंग की कई घटनाएं सामने आई हैं। हाल ही में एक टीवी एक्ट्रेस को भी आतंकियों ने गोली मार दी थी। अमेरिका से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। इस खबर ने व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक के होश उड़ा दिए। रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण जिस बीच अमेरिका और रूस में ठनी हुई है, चीन से भी तनातनी जारी है। ऐसे समय में अमेरिका के आसमान में एक हलचल ने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया, क्योंकि मामला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा से जुड़ा था। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। जो बाइडेन के घर के पास आकाश में एक छोटा सा विमान पहुंच गया। ये वो इलाका है जिसे नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है, और इसी इलाके में विमान देखा गया, जिसके बाद सभी के होश फाख्ता हो गए। व्हाइट हाउस और खुफिया सेवा ने ये जानकारी दी है, जिसके बाद जो बाइडेन और उनकी पत्नी को एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। डेलावेयर के रेहोबोथ के बीच में छुट्टियां मनाने पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति के वेकेशन होम के ऊपर ये अनजान विमान उड़ता देखा गया। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। व्हाइट हाउस ने जानकारी दी है कि राष्ट्रपति और उनके परिवार को कोई खतरा नहीं है और एहतियाती कदम उठाए गए हैं। बता दें कि बाइडेन और उनकी पत्नी जिल को रेहोबोथ बीच पर स्थित घर में वापस भेज दिया गया है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि इस विमान ने वेकेशन होम के ऊपर हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। बताया गया है कि विमान गलती से नो फ्लाई जोन में घुस गया था। इसके बाद विमान को तुरंत बाहर निकाला गया। वहीं सुरक्षा एजेंसी इस मामले की पायलट से पूछताछ भी कर रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि विमान प्रॉपर रेडियो चैनल पर नहीं था और फ्लाइट गाइडलाइंस का फॉलो नहीं किया जा रहा था, जिस कारण पायलट से ये बड़ी चूक हुई है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। हर रोज कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। एक बार फिर देश में कोरोना के 4000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान देश भर से कोरोना के 4270 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि इस दौरान वायरस की चपेट में आकर 15 लोगों की मौत हो गई। वहीं अब नए मामले सामने आने के साथ देश में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,31,76,817 हो गई है। एक दिन पहले देश में कोविड के 3,962 मरीज मिले थे, यानी इन आंकड़ों में 300 से ज्यादा का इजाफा हुआ है। ये पिछले 3 दिनों में दूसरी बार है जब कोरोना के मामले एक दिन में 4000 से ज्यादा सामने आए हैं। देश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 24,000 के पार पहुंच गई है। वहीं कोरोना के एक्टिव मामलों पर नजर डालें तो देश में फिलहाल सक्रिय मामलों की कुल संख्या 24,052 हो गई है, जबकि कोरोना से 2,619 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद भारत में कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या 4,31,76,817 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 15 लोगों की मौत के बाद भारत में अब तक कोरोना से 5,24,692 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केसों में अब कुल संक्रमण का 0.05% हिस्सा है। वहीं कोरोना रिकवरी रेट 98.73% है।
कोरोना को लेकर सबसे ज्यादा चिंता केरल और महाराष्ट्र ने बढ़ाई है। यहाँ तेजी से केस बढ़ रहे हैं। केरल में पिछले कुछ दिन से 1000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में केरल से 1465 मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान केरल में कोरोना से 13 लोगों की मौत हुई। कोरोना के नए मामलों और मौत का बढ़ता आंकड़ा राज्य सरकार की चिंता बढ़ा रहा है। तो वहीं महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 1357 नए मामले सामने आए और महामारी से एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक दिन पहले राज्य में संक्रमण के 1134 मामले सामने आए थे और 3 मरीजों की मौत हो गई थी। महाराष्ट्र में लगातार तीसरे दिन संक्रमण के 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। दिल्ली की बात करें तो पिछले दिन के मुकाबले दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 400 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इस दौरान कोरोना से कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई। दिल्ली के अलावा हरियाणा से 144 मामले सामने आए तो वहीं उत्तर प्रदेश से 130 मामले दर्ज किए गए। जहां एक तरफ कोरोना के बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे हैं तो वहीं केंद्र सरकार की कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी वैक्सीनेशन अभियान जोरों पर है। आंकड़ों को देखें तो अब तक देश में 194,946,157 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,13,699 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिसके बाद कुल परीक्षण का आंकड़ा 85,26,00,000 तक पहुंच गया है। जिस तरह से कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। पूरा उत्तर भारत गर्मी का प्रकोप एक बार फिर झेल रहा है। तपती गर्मी में लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बाहर निकलो तो लू के थपेड़े झेलने पड़ रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने जो अपडेट दिया है वो भी राहत देने वाला नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में शनिवार को लू का प्रकोप देखने को मिला। गर्म हवाओं के कारण दिल्ली वालों के पसीने छूट गए। दिल्ली में मुंगेशपुर सबसे गर्म इलाका रहा और यहाँ अधिकतम तापमान 47 डिग्री के पार पहुंच गया। वहीं मौसम विभाग ने रविवार के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि जून के महीने में दिल्ली में तापमान नए रिकॉर्ड बनाने की राह पर है। दिल्ली में लू का प्रकोप अभी जारी रहेगा। टेम्परेचर का टॉर्चर दिल्ली वालों को झेलना पड़ेगा। 10 जून तक मौसम साफ बना रहेगा। इस कारण दिल्ली समेत आसपास के सभी इलाकों में गर्मी देखने को मिलेगी। वहीं मॉनसून की बात की जाए तो दिल्ली में बारिश 25 जून के बाद ही आने की संभावना है। दिल्ली के अलावा उत्तराखंड समेत कई राज्यों में तापमान फिर से 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। उत्तराखंड में भी तापमान 40 के पार है। इससे पहले 22 जून 2018 को तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा था। गर्मी से झुलस रहे उत्तराखंड के लोगों को अभी कुछ दिन और राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग की माने तो 7 जून तक तापमान और बढ़ेगा। राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, हरियाणा में भी अगले 2 से 3 दिन तक लू का प्रकोप बना रहेगा। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के चंद्रपुर में अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि देश के उत्तर पश्चिम और मध्य भाग के कम से कम 40 शहरों और कस्बों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री और उससे ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। आने वाले 4 दिन और हिमाचल में बारिश की उम्मीद नहीं है। हिमाचल के धर्मशाला में तो गर्मी ने पिछले 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ पारा 37 डिग्री पहुँच गया है। ऊना के लोग भी 44 डिग्री सेल्सियस गर्मी का टॉर्चर झेल रहे हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए भले ही लोग शिमला का रुख कर रहे हों, लेकिन यहाँ भी बढ़े तापमान के कारण गर्मी से राहत नहीं है। शिमला में अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आमतौर पर राजधानी का औसत पारा 25 डिग्री से नीचे ही रहता है। वहीं कई राज्यों में बारिश के आसार हैं। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,
सिक्किम, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं भारी बारिश संभव है और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के हिस्सों में 1 या 2 जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और भारी बारिश हो सकती है। केरल, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, पूर्वोत्तर बिहार के कुछ हिस्सों और जम्मू कश्मीर में भी हल्की बारिश संभव है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।